Good evening, students and parents. So let's start this workshop, Learning to Learn. So before I start the workshop, Learning to Learn, let me introduce myself. My name is Avinash Tengure. I'm working as a school administrator, trainer, marketing head in Shri Maharshi Vidya Mandir School, Chandrapur. Along with this school responsibility, I'm also a certified mutual fund distributor as well as a business consultant for Dr. Vivek Bindra's company, badabusiness.com. And I have a 15 plus years professional experience of teaching, working in IT industry, taking workshops for the pranic healing and corporate trainings in the BFSI sector. So this is how I am eligible to take this workshop, and I am going to share my all learning experience throughout this year. So let's start with our Learning to Learn workshop. Let me share my presentation screen with you. Okay, we are ready to go. So what is learning to learn? So learning to learn is very important 21st century skill. Okay, इस 21st सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे स्किल्स है जो हमको सीखने पड़ेंगे, जो शायद आज तक हमने नहीं सीखे। बट अगर ये स्किल्स हमने नहीं सीखे तो हम लोग काफी पीछे रह जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है चेंज हो रही है, राइट फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू मेडिकल फैसिलिटीज टू टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, है ना, और बहुत सारी चीजें। और आज इतना इंफॉर्मेशन, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास में, हमारे फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, बट उसमें से क्या लेना है और क्या छोड़ना है, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए कैसे सीखना है, क्या चीज सीखनी है और क्या चीज हमको परफेक्ट हमारे लिए काम की है। सो ये सारी चीजें हम लर्निंग टू लर्न, अगर ये स्किल हमारे पास में है तो हम लोग बहुत ही इफेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। सो आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज लर्निंग टू लर्न। ओके, शायद हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने ये टर्म फर्स्ट टाइम सुना होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो नर्सरी से लेके 10th स्टैंडर्ड तक मैंने पढ़ाई की है, लेकिन आज तक कोई टीचर ने क्वेश्चन नहीं पूछा, है ना, ना मेरे पेरेंट्स ने पूछा, ना मेरे दोस्तों ने पूछा कि लर्निंग टू लर्न यानी सीखने को कैसा सीखना है ना। सिर्फ आज तक, और ना ही किसी ने ये पूछा कि व्हाई टू लर्न और हाउ टू लर्न। बट हमको सिर्फ, हमने आज तक यही किया है कि बस कुछ सीखना है, मैथ सीखना है, एबीसीडी सीखना है, इंग्लिश सीखना है, सोशल सीखना है और कंप्यूटर सीखना है, बहुत सारी चीजें सीखनी है। बट सीखने को कैसा सीखना है, सीखने का तरीका क्या होना चाहिए कि जिसके कारण इफेक्टिवली हम लोग लर्न कर सके। क्योंकि हमने सीखा तो बहुत कुछ है, बट हमको सारी चीजें याद नहीं है और हम लोग उसको अप्लाई भी नहीं करना हमको अच्छे तरीके से आता, या फिर कब कहाँ से कौन सी इंफॉर्मेशन हमको कहाँ पे अप्लाई करनी है और कब अप्लाई करनी है, ये स्किल हमें डेवलप नहीं हुआ। उसका रीजन यही है कि हमारे अंदर जो है लर्निंग टू लर्न वाला स्किल जो था, मिसिंग था। तो मेरे हिसाब से ये स्किल हमको एटलीस्ट जब स्टूडेंट को समझ आ रही है, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, तभी से अगर हम लोग ये टिप्स या ये स्किल बच्चों को सिखाना चालू करें, सो बहुत सारा जो 8 to 10 ईयर्स का जो गैप होता है ना, यानी फ्रॉम 3rd स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड, यानी इतनी सारी लर्निंग अगर हम लोग इफेक्टिवली लर्निंग टू लर्न के स्किल से सीखे, सो वी कैन बी अ वेरी गुड learner, we can be a very good student, and not only that, we can learn to apply that information wherever it is required. So we will become application based person. Okay, and according to me, not knowledge is power, applied knowledge is power, है ना। अगर knowledge is power होता तो बहुत सारे आज PhD होल्डर्स है, बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट है, बट उनके पास यानी दे आर स्टिल जॉबलेस, दे आर स्टिल नॉट सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। अगर नॉलेज इज पावर होता
तो ये सारे लोग आज सक्सेसफुल होने चाहिए थे, बट until and unless we apply this knowledge, okay, we are not going to get the power, neither we are going to get the power, neither we are going to get the benefit of this knowledge. Okay, so let's see कि लर्निंग टू लर्न यानी एग्जैक्टली होता क्या है, कौन से स्किल्स हमको सीखने पड़ेंगे ताकि हम इफेक्टिव लर्निंग कर सके. ओके, so what is learning to learn? So learning to learn is nothing but a process of knowing the purpose of learning. कि हाँ, अगर हम लोग कोई चीज सीख रहे हैं तो हमको ये चीज क्यों सीखनी है, और जब हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमको ये सीखना है, ओके, सो उस चीज को सीखने के लिए हमको हमारे माइंड को प्रोग्राम करना बहुत ही जरूरी है ना. और ये आसान हो सकता है अगर हमने हमारा सीखने का पर्पस तय कर लिया. उसके बाद हमारा जो सीखने का तरीका है, अभी हम लोग जो सीखते हैं उसमें लीनियर नोट टेकिंग हम लोग करते हैं, यानी पहले एक लाइन लिखते हैं, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन, ऐसे हम लोग, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर नोट टेकिंग, यानी लाइन आफ्टर लाइन. ओके, बट देयर इज अ साइंटिफिक नोट टेकिंग टेक्निक कॉल्ड एज माइंड मैप. दोस्तों ये माइंड मैप इतनी रिवॉल्यूशनरी टेक्निक है, और ये वो नोट टेकिंग की जिस हिसाब से हमारा जो माइंड है उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है दिमाग में, है ना. अगर ये सेम चीज अगर हम लोग नोटबुक में प्रैक्टिस करने लगे, सो इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव टेक्निक. सो साइंटिफिक नोट टेकिंग भी एक लर्निंग टू लर्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है. और जब हमने कोई इन चीजों को सीख लिया और अभी हमको उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना है अपने मेमोरी में, है ना, सिर्फ रिमेम्बर ही नहीं, रिमेम्बर करना है, रिकॉल करना है ना, रिट्रीव करना है, रिवाइज करना है. सो उसके लिए सिस्टमैटिक रिवीजन टेक्निक हमारे पास में होनी चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है हमको कम समय में रिवाइज करनी होती है. सो उसके लिए भी अगर हमारे पास एक सिस्टमैटिक रिवीजन प्लान होगा या साइंटिफिक रिवीजन टेक्निक्स होंगे, सो हम लोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा पोर्शन रिवाइज कर सकते हैं. और रिवीजन करने के बाद जब एग्जाम की बारी आ जाती है या उस इंफॉर्मेशन को या नॉलेज को यूज करने की बारी आ जाती है, तो हमको जो है रिट्रीव करना, यानी उस इंफॉर्मेशन को याद करके रिट्रीव करना या रिकॉल करना, उस प्रोसेस को जो है ना, वो प्रोसेस कैसी हमको करनी है, यानी नॉलेज को रिमेम्बर करना है और रिकॉलिंग और रिट्रीव कैसे करना है, और उस नॉलेज को अप्लाई करते आना चाहिए या एलैबोरेट करते आना चाहिए. जैसे कि मान लीजिए कि आपको पेपर में क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए वो इंफॉर्मेशन रिकॉल करना आना चाहिए, यानी प्रोसेस, है ना. सो ये सारी जो चीजें हैं, ये कुछ मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए जो कि हमको लर्निंग टू लर्न की प्रोसेस में हमको हेल्प करते हैं. सो लेट्स सी ये कौन सी ऐसी चीजें हैं, यानी पर्पस ऑफ लर्निंग, प्रोग्राम कैसे करें हमारे माइंड को, या फिर साइंटिफिक नोट टेकिंग का तरीका क्या है, साइंटिफिक रिवीजन टेक्निक का तरीका क्या है, और हम लोग बेहतर तरीके से याद कैसे कर सकते हैं और उस नॉलेज को अप्लाई कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स मूव अहेड. नाउ ये कुछ टॉपिक्स है, ये सारे के सारे टॉपिक्स नहीं हो सकते, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जो हमको लर्निंग टू लर्न स्किल सीखने के लिए हेल्पफुल है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम, क्योंकि आज हमारे पास हमारा सिलेबस काफी वास्ट होता है, और हमारे पास अगर सिलेबस के हिसाब से देखें तो समय हमेशा हमको जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे वैसे हमको समय कम पड़ता है. सो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हम लोग सीख सकते हैं, कैसे हम लोग कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं विदाउट यूजिंग शॉर्टकट्स, है ना. टेक्निक्स मैं कहूंगा उसको, स्मार्ट टेक्निक्स हम लोग यूज करेंगे, शॉर्टकट ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों. ओके, और अगर आपको कोई भी चीज सीखनी है, इफेक्टिवली सीखनी है, हमेशा के लिए सीखनी है, सो वो आपके पैशन से ही आप कर सकते हो. सो आपको आपका पैशन, यानी आप जो भी चीज कर रहे हो उसमें पैशन होना या इंटरेस्ट होना बहुत ही जरूरी है. और पैशन जब आपने डिस्कवर कर लिया आपका, उसके बाद है कि खुद के ऊपर विश्वास. आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना होगा. जब हम लोग खुद के ऊपर विश्वास रखेंगे कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ या मैं ये चीज कर सकती हूँ, तभी वो चीज हम लोग अचीव कर सकते हैं, है ना. ऐसा बोला जाता है, whatever you conceive and you believe that you can easily and effortlessly you can achieve that. Okay, और जब आपने आपके पैशन को डिस्कवर कर लिया, खुद के ऊपर विश्वास भी आपने कर लिया, सो नेक्स्ट स्टेप और द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इज गोल सेटिंग. दोस्तों जब तक हम हमारा गोल नहीं होगा, है ना, जब तक हमारा हम लोग गोल सेट नहीं करेंगे तो हम लोग बार बार रास्तों से भटकते रहेंगे. सो हमको ट्रैक पे रहने के लिए, है ना, उस डायरेक्शन पे रहने के लिए
फोकस्ड रहने के लिए हमको गोल सेटिंग करना बहुत ही जरूरी है ना, गोल सेटिंग करना बहुत ही जरूरी है। सो गोल सेट जब हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग फोकस्ड रहते हैं। ओके, और उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास एक शेड्यूल का होना बहुत ही जरूरी है कि कौन से समय पे मुझे क्या चीज करनी है। जब ये शेड्यूल रहेगा हमारे पास तभी हम लोग ऑर्डर में काम करेंगे, और जब ऑर्डर में काम करेंगे तब हमारे अंदर एक डिसिप्लिन रहेगा, और उस डिसिप्लिन से ही फोकस आके हम लोग गोल को अचीव कर सकते हैं। और तो वैसे ही ये सारी चीजें जब हमने शेड्यूल भी कर लिया, शेड्यूलिंग भी कर लिया, अब आती है बारी स्टडी करने की, है ना, या फिर कुछ टेक्निक्स हमको ऐसे देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड रीडिंग। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये चीज भी फास्टर रीडिंग या फास्ट रीडिंग या स्पीड रीडिंग ये भी फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। ये फास्टर रीडिंग या स्पीड रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, और समय अगर हमको कम समय में ये सारी चीजें करनी है, तो स्पीड रीडिंग ही एक ऐसी टेक्निक है कि जो हमको कम समय में ज्यादा पढ़ने के लिए हेल्प करती है। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, स्पीड रीडिंग का मतलब हमको सिर्फ पढ़ना नहीं है, तो उस रीड को, उस मैटर को या कंटेंट को फास्ट पढ़ने के साथ साथ हमको समझना भी है। सो स्पीड रीडिंग में हम लोग सिर्फ पढ़ते नहीं है, समझ के पढ़ते हैं, बट उसकी स्पीड थोड़ा सा हम लोग ज्यादा कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज 150 टू 300 वर्ड्स पर मिनट, ये एक स्पीड रीडिंग, ये एक रीडिंग की स्पीड होती है। बट इस रीडिंग की स्पीड को हम लोग, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 3600 वर्ड्स पर आवर, सॉरी पर मिनट, 3600 वर्ड्स पर मिनट, इतनी वर्ल्ड की जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है स्पीड रीडिंग का। सो अगर हम लोग यहाँ तक भी नहीं पहुंचे फिर भी हमारी स्पीड रीडिंग को हमने 150 टू 300 वर्ड्स पर मिनट से अगर हमने 1000 या 1500 वर्ड्स पर मिनट भी कर दिया तो भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, और हम लोग काफी रीडिंग जो है, काफी कंटेंट जो है कम समय में ज्यादा पढ़ सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे हमको हेल्प कर सकती है कि कुछ ऐसे गेम्स है, कुछ ऐसे एप्स है या गेम्स है कि जो हमारे माइंड पावर को भी हेल्प करते हैं, हमको एंटरटेन भी करते हैं और साथ ही साथ हमारे बुद्धि का विकास भी करते हैं। फॉर एग्जांपल चेस हो गया, या फिर कोडिंग गेम्स हो गए, ब्लॉक गेम्स हो गए, रूबिक्स हो गया, एक्सेट्रा। और उतना ही इम्पोर्टेंट है ये सारी चीजें करते वक्त, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे हेल्थ पे ध्यान देना, और हम लोग कौन सी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कौन सी चीजें खा खा रहे हैं। ओके, हमको जंक फूड से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, बट वो हमारे ब्रेन के लिए या हमारे माइंड के लिए काफी हार्मफुल है, और उससे कई बार हम लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। सो हमको, अगर हम कोई गोल अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, सो हमारी हेल्थ और न्यूट्रिशियस फूड पे हमको उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सक्सेस इज टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, है ना, फॉर सक्सेस। सो प्रोग्रामिंग और सबकॉन्शियस माइंड फॉर सक्सेस, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यानी 90% एक्शंस हम लोग हमारे सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग के हिसाब से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक स्टेज पे खड़ा कर दिया गया और 200 लोगों के सामने आपको 10 मिनट्स का स्पीच देना है, ओके, सो इफ यू रियली लाइक दिस, इफ यू हैव पैशन फॉर दिस, और इसके लिए ये पब्लिक स्पीकिंग का अगर आपके अंदर में आर्ट है, या फिर आप कंफर्टेबल फील करते हो, और वैसे ही प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, सो यू वुड लव टू स्पीक टू 200 पब्लिक एट ए टाइम, है ना, ये बहुत ही आसानी से कर दोगे। लेकिन अगर आपने ये कभी काम किया नहीं है, 200 लोगों के सामने आपने नहीं बात की है, और आपको स्टेज फियर है और डर लगता है, और इस चीज का डर है स्पेशली कि मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे बात करूंगी या करूंगा, और मैं अगर गलत बोल देता हूँ सो लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। अगर ये सारे बिलीव्स या यानी कि इन शॉर्ट, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज का प्रोग्रामिंग है कि मैं ये नहीं था, ये मेरे लिए मुश्किल है, सो बिल्कुल आप उसी हिसाब से एक्ट करेंगे। और अगर आपके मन में या सबकॉन्शियस माइंड में ये है कि हाँ मैं ये आसानी से कर सकता हूँ, ये बहुत आसान है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से 200 लोगों के सामने भी 10 मिनट बोल लोगे। ओके, और जैसे कि हमने देखा है कि और एक क्या इंपॉर्टेंट स्किल है कि साइंटिफिक या सिस्टमैटिक रिवीजन, है ना। सिस्टमैटिक रिवीजन की टेक्निक अगर आप सीख लेते हो, है ना, पावर ऑफ रिवीजन को आप जान लेते हो, सो दोस्तों आपको घंटों घंटों बैठ के याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे कि हम लोग रोज खाना खाते हैं,
एक महीने का खाना एक ही दिन में नहीं खा लेते, है ना? 30 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का खाना हम एट ए टाइम नहीं खा सकते। सो वैसे ही अगर आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, उस टॉपिक को, एक चैप्टर को 10 घंटे पढ़ लिया और 1 महीना उसको हाथ ही नहीं लगाया, सो 100% जो है हम लोगों को, यानी एक भी ऐसे, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे है इस ग्रुप में, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा कि उसको 1 महीने के बाद सारा का सारा चैप्टर एक ही बार 10 घंटे पढ़ने से याद होगा। लेकिन उस 10 घंटों को आपने अगर 1 महीने में डिवाइड कर लिया, है ना? यानी हाफ ऑफ आवर के सेशन, 30 मिनट्स के सेशन या 1 आवर के सेशन 3-3 बार, सो वो चैप्टर 30 दिन बाद भी अगर आपने 10 सेशंस में उसको कंप्लीट किया, है ना? 3 डेज बाद एक बार आपने रिवीजन की उस चैप्टर की, तो आप आसानी से उसको याद रख पाओगे। ओके, सो फोटोग्राफिक मेमोरी एक बहुत ही अमेजिंग, क्या बोलते हैं कि ये टैलेंट होता है, या इसको हम लोग स्किल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोटोग्राफिक मेमोरी का मतलब ये होता है कि पलक झपकते ही जो चीज, ऐसे इंसान, यानी हम लोग जैसे, जो लोग जिनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है या उन्होंने डेवलप की है या गॉड गिफ्ट है, सो ऐसे लोग होते हैं कि पलक झपकते ही जो भी चीज उन्होंने देखी वो परफेक्टली अपने दिमाग में याद रख सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, बट ये है कि ये सिर्फ थोड़े समय के लिए, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। ओके, बट ये फोटोग्राफिक मेमोरी भी अगर हम लोग डेवलप कर ले, तो जैसे पलक झपकते ही, है ना, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए काम में आ सकता है। माइंड मैप, सो दोस्तों माइंड मैप एक ऐसी टेक्निक है, मैंने बताया कि ये नोट टेकिंग, है ना, नोट्स कैसे लिखने हैं, जो है वो वाली टेक्निक है। अभी हम लोग जो टेक्निक यूज करते हैं उसको लीनियर नोट टेकिंग बोला जाता है, और माइंड मैप ये विजुअल, है ना, इमेजेस के साथ में, कलर्स के साथ में और वर्ड्स के साथ में, ऐसा हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कुछ जो है एक ब्रांचेस बहुत सारे आपको दिखेंगे एक सेंट्रल आइडिया से। सो ये सेम टेक्निक से हमारा माइंड जो है इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। सो ये माइंड मैप की टेक्निक, और साथ ही साथ जो है माइंड पावर म्यूजिक। तो अभी जैसे यहाँ पे हमने बात की कि फोटोग्राफिक मेमोरी, है ना, माइंड मैप के स्किल्स, सिस्टमैटिक रिवीजन के स्किल्स, या सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना, ये सारी, या स्पीड रीडिंग को डेवलप करना, है ना, ये सारी चीजें, यानी ये 5 से 6 टेक्निक्स, आपको जो टेक्निक हेल्प कर सकती है, यानी ये 6 टेक्निक सीखने के लिए एक चीज जो है वो हेल्प कर सकती है, वो है माइंड पावर म्यूजिक। सो माइंड पावर म्यूजिक इज दैट म्यूजिक विच इज हेल्प टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड टू लर्न whatever you want to learn. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप करना चाहते हो, तो फोटोग्राफिक मेमोरी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को दे सकते हो विद हेल्प ऑफ माइंड पावर म्यूजिक। और ये बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये म्यूजिक को सिर्फ सुनना है या फिर बैकग्राउंड में प्ले करना है। ये इतना अमेजिंग, ये इतनी टेक्नोलॉजी है जो बहुत से लोगों को अभी तक दुनिया में पता नहीं। फ्लैश कार्ड टेक्निक, फ्लैश कार्ड टेक्निक ये एक अमेजिंग, बहुत ही फैंटास्टिक रिवीजन टेक्निक है ना, या फिर इसको याद करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो, है ना, रिवीजन टेक्निक के तौर पे भी आप फ्लैश कार्ड टेक्निक को यूज कर सकते हो। ये भी हम देखेंगे कि फ्लैश कार्ड टेक्निक होता क्या है। साथ ही साथ जब हम एक कोई बहुत ही बड़े गोल के लिए काम कर रहे हैं, सो स्ट्रेस आना बहुत ही स्वाभाविक है। इट इज वेरी नॉर्मल टू बी स्ट्रेस, बट इस स्ट्रेस को मैनेज कैसा करना है, ये हम लोग को पता जरूर होना चाहिए, है ना। सो आई विल शेयर फ्यू स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स, है ना, और स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ फ्यू रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों स्ट्रेस बहुत बार क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट या लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि सर हम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कम समय में कैसे कर सकते हैं, है ना, हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी मच पॉसिबल। ओके, सो इट इज पॉसिबल विद हेल्प ऑफ दिस फ्यू फैक्टर्स लाइक गोल सेटिंग। जब तक हम लोग गोल सेट नहीं करेंगे तब तक जो है हम लोग कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको कम समय में ज्यादा पढ़ाई करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सेट द गोल, हाँ मुझे इतने समय में इतनी पढ़ाई करना है या इतने समय में इतना पोर्शन खत्म करना है। जब तक आप
टाइम सेट नहीं करोगे, डेडलाइन सेट नहीं करोगे, तब तक आप ये चीज नहीं कर सकते। और जब हमने गोल सेट कर लिया कि हाँ, इस दिन इतने समय में मुझे इतना क्वेश्चन पढ़ना है या स्टडी करना है, वो आप उसका शेड्यूल आप नहीं बना लेते, तब तक ये करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। सो फर्स्ट वी हैव टू सेट द गोल, ओके, हाउ मच टू स्टडी in particular time slot या in particular time period. After that you should have a proper schedule या time table according to your goal. और जब आप पढ़ाई कर रहे हो, सो आप माइंड मैप का इस्तेमाल करते हो, सो आप बहुत ही फास्ट जो है ना, बहुत फास्ट पढ़ सकते हो। एट द सेम टाइम जब आप पढ़ रहे हो और माइंड मैप भी साथ में बना रहे हो, सो ये इंफॉर्मेशन को इतनी अच्छी तरीके से स्टोर कर देगा कि आप अब भूलना चाहो फिर भी आप नहीं भूल सकते। सो विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप, सिस्टमैटिक रिवीजन प्लान, है ना, ये कम समय में बहुत सारा पोर्शन रिवाइज करने में या रिकॉल करने में, रिमेंबर करने में हेल्पफुल है। सो अगर आपके पास माइंड मैप की टेक्निक है, आपके पास सिस्टमैटिक रिवीजन प्लान है, आप माइंड म्यूजिक का इस्तेमाल कर रहे हो, माइंड पावर म्यूजिक का इस्तेमाल कर रहे हो, और साथ ही साथ आपने स्पीड रीडिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हो, और आप आपके स्ट्रेस का भी बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हो बाय यूजिंग फ्यू रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, है ना, योगासन्स, या फिर माइंड म्यूजिक से भी आप रिलैक्सेशन कर सकते हो। कुछ मुद्रास है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ फिंगर्स, स्विच वर्ड्स। सो देयर आर मेनी टेक्निक्स। जो भी टेक्निक आपको अच्छी लगे उस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप खुद के स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। सो ये जो सारी चीजें हैं आपको कम समय में ज्यादा पढ़ने के लिए हेल्प कर सकती है। बिलीव मी, इसमें से हर एक चीज जो है मैंने यूज की है, और यूज करने के बाद ही आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। और दुनिया में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, इसमें से मैक्सिमम चीजें वो यूज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी मूव अहेड, सबसे पहले जैसा हमने बोला कि जब तक आप जो भी कर रहे हो वो चीज को करने का, उस चीज को करने का आपके अंदर में पैशन नहीं है ना, आपको नहीं पता कि आपका पैशन है क्या और आपका इंटरेस्ट क्या है, तो वो चीज आप करना चालू भी कर दोगे, कर भी लोगे और खत्म भी कर दोगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, है ना। सो यू विल नॉट गेट बेनिफिट ऑफ डूइंग दैट थिंग। Okay, so first you have to discover your passion. Okay, and until and unless you discover your passion, it is not possible to achieve any great target. Okay, so discover your passion. If you want to go for JEE, discover, do you really want to give JEE exam, and do you really want to go for engineering career? If you want to give NEET, do you really want to give NEET? If you want to go for UPSC or competitive exams, so do you really want to go for competitive exams and UPSC exams? If you want to do organic farming, if you want to become entrepreneur or businessman or businesswoman, so just discover your passion कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपको क्या चीजें अच्छी लगती है ना, जिसको आपके अंदर में करने का पैशन है ना, जो आप इंजॉय करते हो। ओके, सो until and unless you develop and discover your passion, so आप कोई भी बड़ी चीज जो है अचीव नहीं कर सकते। और जो भी टॉप के कॉलेजेस में जाते हैं, टॉप एथलीट्स बनते हैं, टॉप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं, वो सारे लोगों में एक चीज कॉमन है और वो है पैशन। सो डिस्कवर योर पैशन फॉर योर स्टडी और द करियर यू वांट टू चूज। ओके, सो हाउ टू फाइंड आउट योर पैशन इन लाइफ? सो यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन योर पास्ट कि हाँ, आपको कौन सी चीज करने से अच्छी लगती है, ये एंजॉय आप करते हो, और जो है ना कि आपका इंटरेस्ट भी उसी चीज में है। तो आपको याद करना है कि आपने कौन सी चीज आपको इंटरेस्टिंग लगती है, और आप किस प्रकार के दोस्तों के साथ में आप हैंग आउट यानी करते हो, और वो ऐसी कौन सी चीजें जो आपको और आपके दोस्तों में कॉमन है अपार्ट फ्रॉम टाइम पास, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दोस्त मिलके हम लोग कंप्यूटर्स या गेमिंग के ऊपर बात करते हैं, कुछ लोगों को ड्राइंग का या फिर क्रिएटिव चीजें बनाने का शौक होता है, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स में रुचि होती है तो वो लोग स्पोर्ट्स की बात करेंगे, है ना। कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैसिनेशन या इंटरेस्ट होगा, सो दे विल टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी।
कुछ लोगों को जो है सोशल सर्विस करने की इच्छा होगी, कुछ लोगों को बिजनेस करने की इच्छा होगी, कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। सो वो आप जो है आपके इंटरेस्ट को पहचान के आप आपका पैशन डिस्कवर कर सकते हो, और उस पैशन से रिलेटेड करियर ही आपको चूज करना चाहिए। और ये चीज करने के लिए जो है आपको बहुत बार जो है अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए। शांत समय में आपको जो है सोचना चाहिए कि हाँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है, और उससे रिलेटेड जो है करियर कौन सा है ना। और उस करियर में आपका जो आइडल है ना, यानी आदर्श है, जो भी आदर्श व्यक्ति है, उस वो क्या करते हैं, वो कैसे वहां पे उस फील्ड में सक्सेसफुल हुए, ये आपको ढूंढना है और डिस्कवर करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें जाननी है कि वो लोग कैसे इस पैशन को फॉलो करते हुए सक्सेसफुल बने। ओके, नाउ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पावर ऑफ बिलीव, है ना। ये एक ऐसी चीज है ना, पावर ऑफ बिलीफ ये ऐसी चीज है कि अगर ये आपके अंदर में है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। बिलीफ इज नथिंग बट कि जो भी चीज जिसको हमने एक एक्सेप्ट कर लिया है, ये फैक्ट भी हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, किसी के ऊपर हमारा विश्वास हो सकता है ना। जैसे टीचर्स बिलीव करते हैं, उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छे पढ़ाई करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो है टीचर की बिलीफ के कारण, बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो टीचर की बिलीफ के कारण मार्क्स लाते हैं या टीचर की बिलीफ के कारण पास होते हैं। जब टीचर बार बार उनको बोलता है कि नहीं आप अच्छा कर सकते हो, यू कैन डू, यू कैन इजीली पास इन दिस सब्जेक्ट, सो स्टूडेंट फील मोटिवेटेड, और उनके अंदर का जो पावर ऑफ बिलीफ है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो पावर ऑफ बिलीफ है वो एक्टिवेट हो जाता है, और बहुत बार स्टूडेंट उसके कारण परफॉर्म कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, एलिफेंट एंड रोप। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, हाथी और रस्सी वाला। जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसके पैर में एक रस्सी या चैन बांध दिया जाता है, और वो चैन काफी स्ट्रांग होता है, काफी मजबूत होता है। और जब वो हाथी का बच्चा उस चैन को या मोटे रस्से को तोड़ने की कोशिश करता है, तब वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है कम पड़ जाती है रस्सी या चैन के जो है सामने। तो उस चैन से हमेशा बंधा हुआ ही वो जो है उसकी ग्रोथ होती है, और जब वो बड़ा हो जाता है तब भी उसके मन में यही रहता है कि मैं इस चेन को या रस्सी को नहीं तोड़ सकता, मैं इस चेन को या रस्सी को नहीं तोड़ सकता। क्योंकि बचपन में उसने बहुत बार कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं तोड़ पाया तब उसकी ये बिलीफ बन गई कि हाँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इस चैन को तोड़ सकूं। और उसी बिलीफ के साथ वो बढ़ता गया, और जब उसके अंदर में इतनी ताकत भी है कि उस रस्से को वो तोड़ सके या उस चैन को तोड़ सके, फिर भी वो नहीं तोड़ता। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ बिलीफ कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता। सो इफ यू थिंक दैट यू कैन बिकम दिस, सो यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ, है ना। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे होंगे, आपके दोस्त लोग बिलीव नहीं कर रहे होंगे, आपके टीचर्स को भी आपके ऊपर बिलीफ नहीं होगा, बट अगर आपको लगता है कि ये चीज सही है, आप ये कर सकते हो, तो आप उसको बिल्कुल कीजिए, प्रोवाइडेड कि वो जो चीज करने जा रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव हो, अच्छी चीज हो, है ना, अच्छी चीज हो, और अच्छी चीजें ही करना चाहिए हमको। Okay, so I have just explained you now what is belief. Belief is nothing but an idea we accept it to be true, right? So it can be faith on someone or faith in something, या कोई भी फैक्ट, है ना, जैसे नंबर्स होते हैं, या हम उसको बिलीव कर लेते हैं कि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है इतना होना चाहिए, हमारे ब्लड शुगर लेवल इतने होने चाहिए, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। या कोई भी एक जो थॉट हम लोग पढ़ लेते हैं, इफ यू थिंक इट कैन बी डन, इट विल बी डन। फॉर एग्जाम्पल दिस थॉट, है ना, जिसके चलते हुए ही मैं अभी ये प्रेजेंटेशन, है ना, रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूँ। So, मेरे अंदर में बिलीफ है कि कोई भी ऑब्स्टेकल मुझे ये शेयरिंग, ये लर्निंग देने से मुझे नहीं रोक सकता, है ना। सो क्योंकि ये क्यों है, ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ,
क्योंकि मेरे अंदर में एक बिलीफ है जो मैं काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये बहुत ही फर्म बिलीफ है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, इफ यू थिंक इट कैन बी डन इट विल बी डन, सो दिस प्रेजेंटेशन विल बी डन। ओके, सो ये होता है बिलीफ का पावर। और बिलीव्स जो है सिर्फ हमारे माइंड में ही नहीं होती है, हमारे बॉडी में भी होती है, क्योंकि दोस्तों माइंड और बॉडी ये साथ में काम करते हैं, एक साथ में काम करते हैं। अगर आपने सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं हेल्दी हूँ, तो जैसे ही माइंड ने बोल दिया कि हाँ तू हेल्दी है, सो ये मैसेज आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है आपके बॉडी के सेल्स तक पहुंचा देते हैं, और हर एक सेल में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि हाँ तू हेल्दी है। ओके, अगर आपने बोल दिया कि आई कैन डू इट, सो ये जो इंफॉर्मेशन है, माइंड ने जो इंफॉर्मेशन या कमांड दे दी, वो बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंच जाता है। यस, यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट। सो बॉडी गेट्स प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्डर और कमांड फ्रॉम द माइंड। Okay, so beliefs are in your mind as well as in your body. Beliefs can be conscious or beliefs can be subconscious. So कुछ जो डिसीजंस हम लोग है वो कॉन्शियसली लेते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर रास्ते पे एक वड़ा पाव या समोसा है, उस पर काफी मक्खियां बैठ रही है, करेक्ट, और मुझे समोसा तो खाना है लेकिन काफी मक्खियां बैठ रही है, सो मैं ये डिसीजन कॉन्शियसली लेता हूँ कि ये जो मक्खियां बैठ रही है तो मुझे ये नहीं खाना चाहिए। ओके, दिस टाइप ऑफ डिसीजन इज कॉल्ड एज कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग, है ना। क्योंकि मेरा जो बिलीफ है कि हाँ मक्खियां जिस पे जो फूड आइटम्स पे बैठती है वो बीमारियां फैला सकती है, इसीलिए मैं उसको नहीं लूंगा, है ना। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कुछ सबकॉन्शियस डिसीजन हम लोग, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग टूथपेस्ट खरीदने मार्केट में जाते हैं या दुकान में जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, सो हम वही ब्रांड का नाम बोलते हैं कि जो हमारे घर में यूज होता है, ये हमने याद करके हम लोग नहीं कहते कि हाँ यही ब्रांड का खरीदना है, बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रोज रोज वही टूथपेस्ट को हाथ में लेके वो छप गया है ना, कि यही टूथपेस्ट बेस्ट है और इसी से मेरे दांत जो है अच्छे से क्लीन होते हैं। और ऐसे बहुत से सबकॉन्शियस डिसीजन हैं जो बिना सोचे समझे हम लोग लेते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, उनको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना जी। वैसे ही जो है बिलीफ्स के कारण ही न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते हैं, न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते हैं, है ना। जब हम लोग मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक द सक्सेस प्रिंसिपल्स करके एक बुक है, उसमें ये एग्जांपल दिया हुआ है कि 1900 in 19 till 1956 or 58, I do not remember the dates exactly, it was believed that कि 100 मीटर्स की जो रेस है, 100 मीटर्स की जो रेस है वो 13 सेकेंड्स में ही भागी जाती है, यानी फास्टेस्ट मैन जो है 100 मीटर्स की रेस जो है वो 13 सेकेंड्स में ही कंप्लीट कर सकता है, उससे फास्टेस्ट कोई भाग नहीं सकता। और एक एथलीट ने सोचा कि मैं इस बार कोशिश करता हूं कि इसको मैं 13 सेकेंड से पहले कंप्लीट करूं, है ना। सो उन्होंने इस बिलीफ के साथ में प्रैक्टिस करना शुरू किया, और उनके कोच ने भी उसी प्रकार से उसी हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी, और उस साल जो है 13 सेकेंड्स वाला रिकॉर्ड जो है वो टूट गया। और हुआ ये कि नया वर्ल्ड रिकॉर्ड तो सेट हुआ, लेकिन बाकी एथलीट्स ने भी ये सोचा कि अरे अगर ये एथलीट इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है तो हम क्यों नहीं तोड़ सकते। सो उस साल जो है 4 बार 100 मीटर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ। सो एलिफेंट और रोप का जो एग्जांपल है, स्टोरी है, हम पहले ही सुन चुके हैं, है ना, पहले ही समझ चुके हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, what you conceive and believe that you can achieve, so always remember this, okay। then so goal setting, है ना, जैसे पावर ऑफ बिलीफ है वैसे ही गोल सेटिंग के लिए भी सेम हम बोल सकते हैं कि इट इज गोल सेटिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, गोल सेटिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इट, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। कंसीव करना यानी क्या, कि उस आइडिया को सोचना, वो आइडिया जब आपके दिमाग में आता है कि हाँ मैं हिमालय पे पहुंच सकती हूँ, मुझे इतने परसेंटेज मिल सकते हैं, मैं ये स्पोर्ट्स पर्सन
इतनी अच्छी तरीके से मैं बन सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा बैट्समैन बन सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूँ। सो अगर आपके मन में ये आइडिया आया है ना? आपके माइंड में ये आइडिया आया है, सो जस्ट बिलीव एंड ट्रस्ट ऑन योर आइडिया। ओके, सो जो लोगों ने भी आज तक जो भी गोल हासिल किया है, सो सारे लोगों के साथ में सेम प्रोसेस हुआ है कि सबसे पहले एक आइडिया आया और उस आइडिया को पूरा करने के लिए उन्होंने गोल सेट किया, खुद के ऊपर विश्वास किया, दे बिलीव्ड ऑन देमसेल्व्स एंड देन ओनली that goal was achieved by them. Okay, so how to set a goal? How to set a goal? So we have to set our goal in a smart way, है ना? So we have to set smart goals. So smart stands for, S stands for specific, है ना? हमारा जो गोल है वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। Who, what, where, when, why, which, ये क्वेश्चंस के आंसर जो है हमारे गोल जो हम लोग सेट कर रहे हैं उसमें आना चाहिए। दैट इज फॉर एग्जाम्पल कि हमारे गोल में कौन कौन इन्वॉल्व है, हु इज इन्वॉल्व इन अवर गोल, एंड मुझे इस गोल से क्या अकम्प्लिश करना है और वो कब पूरा होगा और मैं ये क्यों कर रहा हूं, है ना? वी मस्ट नो द रीजन एंड पर्पस व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाई आई एम सेटिंग दिस गोल। और इस गोल को अचीव करने के लिए, है ना, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मुझे क्या सीखना होगा, क्या इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, ये सारी चीजें हमको सोचनी होगी। सो यू हैव टू डिफाइन योर गोल एज मच एज पॉसिबल इन अ सिंपल लैंग्वेज, इन अ सिंपल लैंग्वेज। उसमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए कि इस गोल में कौन इन्वॉल्व है, हु इज इन्वॉल्व इन दिस गोल, व्हाट डू यू वांट टू अचीव और अकम्प्लिश विद दिस गोल, वेयर विल इट बी डन, ये गोल को अचीव करने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा, व्हाई आई एम डूइंग दिस। सो इस गोल को पूरा करने के लिए मेरा पर्पस यानी क्या रीजन है, व्हाई डू आई वांट टू सेट दिस गोल, और इस गोल को पूरा करने के लिए मुझे क्या सीखना होगा, व्हाट डू आई वांट, व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, और क्या ऑब्स्टेकल आएंगे, क्या चैलेंजेस आएंगे। से बहुत ही स्पेसिफिक जो है हमारा गोल होना चाहिए। और टाइम टू टाइम हमको गोल को मेजर भी करना चाहिए। सो एम स्टैंड्स फॉर measurable. So goal should be measurable. Okay, we should track the progress, we should measure the progress कि हाँ मैंने ये गोल सेट किया था कि इतने समय में इतना काम मैं करूंगा। सो क्या वो काम मैं अकॉर्डिंग टू माय सेट गोल एंड माय शेड्यूल। ओके, सो हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ विल आई नो व्हेन माय गोल इज अकम्प्लिश्ड, यानी डेट के साथ में, टाइम के साथ में जो है आपको गोल को ट्रैक करना होगा, मेजर करना होगा टाइम टू टाइम। जो आपको प्रोग्रेस यानी आपको ट्रैक पे रखने के लिए गोल को मेजर करना बहुत ही जरूरी होती है, कितना अचीव हुआ है और कितना अचीव करना बाकी है। जब भी हम लोग गोल सेट करते हैं, सो गोल ऐसा सेट करना चाहिए कि जो अटेनेबल हो, रियलिस्टिक हो, है ना? कि हमको ये सवाल खुद से पूछना चाहिए, इज द गोल रीजनेबल इनफ टू बी अकम्प्लिश्ड, हाउ सो। अगर आप सोच रहे होगे कि हाँ मैं चांद पे चला जाऊंगा एट द एंड ऑफ दिसंबर, so is it really possible, do you have all that knowledge, do you have all that time and money to go to moon? So you have to think कि जो भी गोल मैं अचीव करना चाह रहा हूँ, हाँ मुझे नीट में 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स लाने हैं। सो आप ला भी सकते हो और उससे थोड़े कम भी आ सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटीज, राइट, और इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। सो यू हैव टू डू स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? स्वॉट मीन्स SWOT, स्ट्रेंथ। आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, और आपके वीकनेसेस से आपको कौन सा थ्रेट हो सकता है, कौन से डेंजर से, और आपकी स्ट्रेंथ कौन सी अपॉर्चुनिटी। सो यू हैव टू डू योर स्वॉट एनालिसिस एंड देन सेट अटेनेबल गोल, यानी जो अचीव हम लोग कर सकते हैं, जो रियलिस्टिक, जो पॉसिबल अटेन करना या उसको पाना। सो ऐसा गोल हमको सेट करना चाहिए। मेक श्योर दैट द गोल इज नॉट आउट ऑफ रीच और बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, यानी गोल एक अच्छा भी होना चाहिए और रियलिस्टिक भी होना चाहिए। ओके, देन आवर गोल शुड बी वेरी मच रिलेवेंट एंड इट शुड बी वर्थवाइल, है ना? यानी जब भी हम लोग गोल सेट कर रहे हैं, सो क्या ये गोल सेट करने से मेरे लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट होगी, जो मैं पाना चाहता हूँ क्या वो अचीव हो जाएगा। ओके, सो ये चीज जो है यानी रिलेवेंट होना चाहिए हमारे हमारा जो पर्पस है, पैशन है, उसके साथ में
अलाइंड होना चाहिए। ओके, और आपको हमको ये खुद को सवाल पूछना होगा, इज ईच गोल कंसिस्टेंट विद अदर गोल्स, दे आर एस्टैब्लिश्ड एंड फिट्स विद योर इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स। यानी जैसे अगर आपने नीट एग्जाम क्रैक करने का गोल अगर सेट किया है, सो क्या वो गोल आपके लॉन्ग टर्म यानी अच्छे डॉक्टर बनने में हेल्पफुल होगा, या फिर अगर आप पेशेंट्स की जो है सेवा करना चाहते हो डॉक्टर बन के, यू वांट टू डू गुड टू सोसाइटी, सो इज इट वर्थवाइल, so do you really want to do to serve the society, that's why you want to become doctor, or you want to do some research, so क्या ये गोल रिलेवेंट है? then last one is time, है ना, T means timely, when, so your objective should include a time limit, so I'll complete this step by month, day, year, जैसे मैंने बोला कि ये गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, वैसे टाइमली। सो आपके गोल में या आपके शेड्यूल में लिखा होना चाहिए कि इतने दिन तक, है ना, इस दिन में, इस तारीख में, इस महीने में मैं इतना काम करूंगा। सो जब तक हम लोग डेडलाइंस नहीं बनाते तब तक सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं आती, और जब तक सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं आती तब तक हमारा टाइम मैनेजमेंट जो है कभी भी अच्छा नहीं होता। सो देखिए, फॉर एग्जाम्पल जब हमारे एग्जाम्स नजदीक आते हैं हम लोग तभी पढ़ाई करने बैठते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सेंस ऑफ अर्जेंसी, टाइम टेबल आ चुका है, अगर हम लोग अभी भी नहीं करेंगे तो या तो कम मार्क्स आएंगे या फेल हो जाएंगे। सो सेंस ऑफ अर्जेंसी इज एस्टैब्लिश्ड। सो ये आप एग्जाम के टाइम टेबल की एग्जाम के टाइम टेबल का वेट ना करते हुए ये आप खुद ही कर सकते हो खुद के लिए, है ना। सो दिस इज हाउ you can set smart goal. To set, after setting smart goal, so ये जो importance of schedule है, अगर हमने शेड्यूल नहीं बनाया so we will simply waste our time, और अगर कोई भी गोल को आपको अचीव करना है so we must have a schedule. When we make schedule, it's like emotional commitment, है ना, we commit our time and हमारा जो टाइम का जो कमिटमेंट होता है, जब तक हम टाइम का कमिटमेंट नहीं करेंगे तब तक हम लोग कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। सो अगर आपका शेड्यूल नहीं है तो आप कहीं पे भी नहीं जा पाओगे, गोल बिल्कुल अचीव नहीं हो सकता अगर हमारा कोई भी शेड्यूल नहीं है। बिकॉज इफ देयर इज नो शेड्यूल, देयर इज नो डिसिप्लिन, एंड देयर इज नो डिसिप्लिन, we will simply will go out of track. Okay, so we must have a schedule of doing everything on time. Okay, because having schedule will discipline you, and when you are disciplined then only you will be focused and you will be able to achieve your goal. So this is the importance of schedule, so please work on your schedule. Okay, and how schedule helps us, how scheduling helps us, scheduling helps us in better and improved study, in better and improved study. So this is the biggest benefit or advantage, है ना? So you have more time to prepare for the exam if you have schedule and if you are studying consistently according to your schedule. At the same time it enhances your productivity, it enhances your productivity because you don't procrastinate. आप चीजों को आगे नहीं धकेलते कि हाँ आज नहीं हम लोग कल कर लेंगे, आज नहीं हम लोग कल कर लेंगे। और जब आप सेम जगह पे सेम काम रोज करते हो सो ऑब्वियसली योर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, बिकॉज आप फोकस काफी अच्छी तरीके से कर पाते हो, आपका कंसंट्रेशन काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाता है, एंड आपका माइंड और बॉडी दोनों भी उस काम को करने के लिए प्रोग्राम हो जाती है अकॉर्डिंग टू दैट शेड्यूल। ओके, एंड most important benefit is time to prepare for unexpected, है ना, and if anything pops up in the end you still have time to prepare for unexpected if you have a schedule. So those who have the students, those who have schedule for everything, they finish their study, they finish their revision before the exams, before the final exams, and if any emergency comes at the time of exam, still they are least bothered because they have already finished their study and revision for exam according to schedule. So they have a lot of time to prepare at the time of unexpected as well. Okay, now speed reading or faster reading is most important.
और स्पेशली ये जो कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्जाम है, जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो उस वक्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट इमेजिन, आपको नीट फॉर एग्जांपल नीट की एग्जाम देना है, 720 मार्क्स की एग्जाम होती है और उसमें एक क्वेश्चन जो है ना, टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं, 180 क्वेश्चंस, और हमारे पास समय भी 180 मिनट्स का है। वी हैव 180 questions with, and we have to solve those 180 questions in 180 minutes, and each question carries 4 marks for correct answer and negative, that is 1 mark is for wrong answer. So आप सोचिए कि 1 मिनट में हमको क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसका सही आंसर भी ढूंढना है। हाँ, ये भी हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि हमको सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं करने हैं। जो क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से आता है वही क्वेश्चन का आंसर हमको देना है। बट मैक्सिमम क्वेश्चंस के लिए हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं, ओके, ट्राई करना भी चाहिए। सो ये कैसे होगा कि मुझे 1 मिनट के अंदर में क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसको समझना भी है, उसका करेक्ट आंसर भी ढूंढना है, ओके। क्योंकि पिछले साल 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स लेने वाले भी 2 स्टूडेंट्स थे नीट में, ओके। सो अगर आप स्पीड रीडिंग कर लेते हो तो हो सकता है कि आप जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है उसको विदिन 15 सेकेंड्स आप पढ़ लो, या विदिन 15 या विदिन 30 सेकेंड्स आप उस क्वेश्चन को आंसर, क्वेश्चन को ऑप्शंस के साथ पढ़ लो, और रिमेनिंग 30 सेकेंड्स में आप सोच के उस क्वेश्चन का सही आंसर चुन लो, है ना। ये पॉसिबल है अगर आपने फास्ट रीडिंग या स्पीड रीडिंग की टेक्निक को सीखा तो, ओके। सो बेसिकली स्पीड रीडिंग को फास्टर रीडिंग भी बोला जाता है, ओके। और ये टेक्निक क्या करती है, ये टेक्निक हमारी रीडिंग की स्पीड को, रीडिंग की एबिलिटी को बढ़ाती है फास्ट रीडिंग के लिए। और फास्ट रीडिंग कैसे किया जा सकता है? फास्ट रीडिंग करना या सीखना बहुत ही आसान है, हाँ, लेकिन इसके लिए हमको खुद को ट्रेन करने की बहुत जरूरत है। सी वी हैव 5 सेंसेस। सो अगर स्पीड रीडिंग हमको सीखना है या फास्टर रीडिंग करनी है तो हमको ज्यादा से ज्यादा सेंसेस, है ना, ज्यादा से ज्यादा सेंसेस को और राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों का इस्तेमाल करते हुए अगर हम लोग रीडिंग करते हैं तो हमारी रीडिंग की स्पीड हम लोग बढ़ा सकते हैं। सो ज्यादा से ज्यादा सेंसेस कैसे यूज कर सकते हैं और राइट और लेफ्ट ब्रेन एट द सेम टाइम हम लोगों को कैसे यूज करना है, वो ही टेक्निक्स जो है फास्टर रीडिंग में सिखाई जाती है, ओके। सो फास्टर रीडिंग एंगेजेस आवर सेंसेस इवन मोर देन द नॉर्मल रीडिंग because we use our senses and our brain works even more efficiently, okay। और हम फास्टर रीडिंग में जो है बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रैक्शन को यहाँ पे ओवरकम कर रहे हैं। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन इज नेवर ए प्रॉब्लम, है ना, प्रॉब्लम इज डिस्ट्रैक्शन, कि हमारा माइंड यहाँ वहां भटक जा रहा है। लेकिन फास्टर रीडिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होने के कारण और राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों इन्वॉल्व होने के कारण सेंसेस को भटकने का मौका हम लोग नहीं दे रहे हैं। सो हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, हमारा फोकस बढ़ रहा है, और ज्यादा सेंसेस यूज करके हम लोग हमारे रीडिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ओके। नाउ दिस इज समथिंग अमेजिंग। there are few games, there are many games which help to improve your mind power, or which helps to train your brain to improve memory, okay. Few of the games are like a traditional game of chess. If you play chess daily, so you will see amazing results, है ना। चेस खेलने के फायदे क्या है कि सबसे पहले चेस जब हम लोग खेल रहे हैं, so playing chess is like a maths. Without thinking, without understanding, we can't play effective chess, है ना, कि हर एक चाल चलने के लिए हमको सोचना पड़ता है। Then this is one thing. So we develop our thinking, critical thinking ability here. Then the game of chess also teaches us the importance of strategy, है ना। हमारा अपोनेंट कौन सी चाल चलने वाला है या कौन सी चाल चल सकता है, उसके हिसाब से मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए या मेरा प्लानिंग क्या होना चाहिए, तो वो भी हमको गेम ऑफ चेस सिखाता है। सो गेम ऑफ चेस डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, देन
having a strategy or having a plan, okay, then it also helps us to manage the stress, है ना, stress management, कैसे उस वक्त हमको करके डिसीजन लेना है. So it also teaches us decision making, be having patience, be relaxed at the time of challenge. ये सारी चीजें चेस हमको सिखाता है. So I'll recommend कि जब भी आपको, आपके पास समय है और आप कुछ खेलना चाहते हो और आपके पास चेस बोर्ड है, या फिर आप वो सेम चेस मोबाइल सेम जो है चेस बोर्ड नहीं है, तो आप मोबाइल में भी खेल सकते हो, कंप्यूटर्स में भी, लैपटॉप में भी खेल सकते हो. सो प्ले चेस एवरी डे विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्रेंड्स. ओके, नाउ देयर आर कोडिंग गेम्स, है ना, ब्लॉक बेस्ड कोडिंग गेम्स जो है, कोडिंग गेम्स आपको मोबाइल में बहुत सारे मिल जाएंगे. कोडिंग गेम्स यानी कि ब्लॉक बेस्ड गेम्स है कि उन ब्लॉक्स को पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगा के आप जो है टास्क को कंप्लीट कर सकते हो. ऐसे बहुत सारे गेम्स जो आपको एंड्रॉइड फोन्स में ऐप, एंड्रॉइड कोडिंग गेम्स के ऐप आपको मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल डाउनलोड करके उसको खेल सकते हो. और ये भी जो है कोडिंग गेम्स भी हमारे अंदर में क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल को डेवलप करता है, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी को भी कोडिंग गेम्स जो है डेवलप करता है. Puzzles, as we all know, whenever we solve puzzles, so our problem solving and critical thinking skill develop. And Rubik, जो बहुत सारे जो यानी जो 9x9 की जो बॉक्सेस होते हैं, है ना, वो रूबिक आपको पता होगा कि रूबिक का जो गेम है, सो यू कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू डू रूबिक. ओके, और रूबिक के कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो एक 9 आई थिंक 4x4 यानी 16 बॉक्सेस का एक बॉक्स होता है अलग अलग कलर्स का, और सारे कलर्स हमको एक सरफेस पे लाने होते हैं. सो इट ऑल्सो डेवलप्स द स्किल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, सो ये कुछ गेम्स अगर आप खेलते हो, सो विच इज इट विल हेल्प यू टू डेवलप अ वेरी वेरी पावरफुल माइंड एज वेल एज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रेन. At the same time, when we are talking about mind power and goal achievement, so चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या टॉप परफॉर्मर हो, अगर हम लोग कोई बड़े गोल के लिए काम कर रहे हैं, सो हमारी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहनी चाहिए. क्योंकि जब भी कंपटीशन में हमको हिस्सा लेना है या परफॉर्म करना है, सो इफ वी आर नॉट हैविंग गुड हेल्थ, सो वी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन इट, वी कैन नॉट परफॉर्म. सो हेल्थ और न्यूट्रिशन उतना ही इंपॉर्टेंट है ना, कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ब्रेन को थ्रेट्स वाले कौन से फूड आइटम्स है ना. फॉर एग्जांपल, जैसे सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स जो बिस्किट्स में या फिर ये वाले पदार्थ में काफी होता है, एक्सेस ऑफ आयरन, एक्सेस ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना, ये सारे जब हम लोग वेसल्स यूज करते हैं, तो ये सारे ब्रेन को थ्रेड्स के जैसे काम करें. इसके अंदर का जो एलिमेंट है ना, सैचुरेटेड फैट्स है, ये जो है, ये हमारे ब्रेन को कहीं ना कहीं डैमेजिंग या डिग्रेड करने का काम कर रहा है. ब्रेन प्रोटेक्टर्स कौन से है, ब्रेन प्रोटेक्टर्स कौन से या फिर ब्रेन एनहांसर्स कौन से हैं, कि जो भी विटामिन ई वाले नट्स है या फिर बीन्स है ना, दालें जो होती है, ग्रेप्स है, ग्रेप्स अभी समर सीजन में काफी अवेलेबल है, ब्लूबेरीज है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटोज और नट्स जो है, ये ऐसी कुछ जो फूड है हमको जो खाने चाहिए, जो कंज्यूम करने चाहिए, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं और ब्रेन पावर को एनहांस करते हैं. और इफ यू वांट टू हैव अ वेरी गुड माइंड पावर, इफ यू हैव वेरी शार्प ब्रेन, इफ यू वांट टू हैव शार्प ब्रेन, सो believe me, exercise helps a lot. So daily minimum 20 to 30 minutes you have to do exercise, because when we do exercise we flush out our used up energy. Okay, and it provides with clean aura or clean energy field in our body. When your aura is clean, you are able to think better, you have more clarity, you have more decision making, and you have excellent concentration and excellent processing brain power. Okay, so you must exercise at minimum for 20 minutes to 30 minutes. Then for having intellectual stimulation, you must read something daily or you must write something daily. When you read it, you think. When you write, then also you think. So it's a brain gym kind of exercise.
So you must read or write something daily, at least for 10 to 15 minutes. And you should have a good sleep. Good sleep, good rest is very, very, very important for having powerful brain or powerful mind. Okay, so it's very important to take care of our health with nutrition and proper healthy habits. Okay, so these are few foods, these are few foods, that is 10 brain foods for a sharp memory you can get, like nuts, whole grains, fish. If we start from the upper side, red cabbage. Red cabbage, nowadays we can get this red cabbage in Chandrapur as well as Balasha. Okay, so it has antioxidants that are essential for brain and heart. स्पिनच यानी कि पालक, ये हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी मात्रा में, क्वांटिटी में, फॉर एवर यानी कि साल भर उपलब्ध रहती है. टोमेटोज वी कैन इजीली गेट. एवोकाडो वी मे गेट, वी मे नॉट गेट, but we can have the benefit of it through different food items या the processed foods. हम लोग इसको यानी पाउडर के फॉर्म में या टैबलेट के फॉर्म में इसको ले सकते हैं, या फिर कोई ड्रिंक के फॉर्म में. देन ब्लूबेरीज जो है, ये बहुत ही अमेजिंग है. ब्लूबेरी, आप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप प्लीज गूगल कर लीजिए. चिया सीड्स है. चिया सीड्स आर ऑल्सो essential building blocks of brain, which is very, very rich in omega-3. Okay, then nuts and whole grains and fish and dark chocolates. Okay, these are the few foods. So better you consume more vegetables, raw, and nuts. Okay, so this will help you to have a sharper brain, because the more why I am telling vegetables and nuts, because they are easy to digest than the non-vegetarian food like fish and dark chocolates, even though they are helping. So if it takes long time for this food to digest, so you will feel sleepy or something like that. But for longer time in small quantity, fish and dark chocolates are also good. Nuts should also be consumed in less quantities. Okay, now the most important to achieve any goal is to program our subconscious mind for success, because everything is subconscious mind. If you see this image carefully, so this is just, that is our conscious mind is only 10%. The mountain which you see whose top is towards the sky, this represents our conscious mind, and the reflection of that mountain, the downside in the water, is our subconscious mind, which accounts to 90%. So it is very, very, very important to program our subconscious mind for success with the beliefs aligned with our goal. For example, mastering our subconscious mind. So as I have already said, so this is just 10% our conscious mind, and 90% is our subconscious mind. So if you master your subconscious mind, so you will get what you want in your life. You will have a very, very powerful confidence. That is, you will be very confident. You will be always motivated, and you will get success in whatever you do. And you will also have a great clarity about life purpose. If you are doing something, if you have chosen something like right career, so you will achieve it. You will also have stress-free mind and disease-free body if you have good programming in your subconscious. That is, if you master your subconscious mind, you will get all these benefits. If you do not program your mind, because right now if you see this pandemic, why we are suffering more, because we have the fearful beliefs, fearful thoughts, emotions in our subconscious mind. And how these beliefs, how people have believed all these things, because day and night, wherever you go, even inside our home, we are continuously getting programmed by the media like newspaper or TV channels
or on WhatsApp, Facebook, wherever we see, we get the same kind of fearful news, fears and phobias. So we have panicked so much. So instead of taking care, we have this thoughts, beliefs, and emotions, feelings of panicness rooted in our subconscious mind. But if you change your beliefs to positive thoughts, positive feelings, positive emotions, if you start focusing on the positive things and correct your programming in the subconscious mind, then it is possible to achieve anything. Even you can become disease free without a single medicine. But yes, you have to learn this skill. So it is very important that if you think that if you want to get into IIT, if you want to get into IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Madras, so program your mind, yes, that I can get admission in IIT Delhi, IIT Bombay. So program your mind. Say yourself, say to yourself again and again, I can do it. I believe on myself. I set and achieve my goals easily. I am a student of IIT Bombay. I am a student of IIT Delhi. I am a student of AIMS Nagpur. I am a student of VNIT Nagpur. So say these to yourself daily, 3 times, 4 times in a day, especially when you wake up first time in the morning, say this to yourself as much as possible, at least for 5 minutes. Then again in the afternoon before you take your food, again in the evening, again before going to bed. So repeat yourself what you want. So even after repeating these simple statements over and over again, your subconscious mind will be programmed. There are few other techniques to program a subconscious mind. I'll tell you that also. Okay. Now, what is systematic revision? So if you systematic or scientific revision, so systematic revision means I should have a revision plan. अगर मुझे जैसे टीचर्स ने पढ़ा दिया, ओके, टीचर्स ने पढ़ा दिया, उसके बाद मुझे कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद मुझे फर्स्ट रिवीजन कब करनी है, फिर सेकंड रिवीजन कब करनी है, थर्ड रिवीजन कब करनी है, फोर्थ रिवीजन कब करनी है. अगर मेरे पास रिवीजन का अगर प्लान है, ओके, अगर रिवीजन का प्लान है, सो ये क्या होगा कि बार बार रिवीजन करने से, यानी सिस्टमैटिक रिवीजन विल हेल्प मी टू रिमेम्बर. ये अगर सिस्टमैटिक रिवीजन हमारे पास है, सो ये हमको बहुत अच्छी तरीके से जो भी हमने पढ़ाई की है या जो भी हमने सीखा है याद रखने के लिए हेल्प करता है. क्योंकि साइंटिफिक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि जो भी हम लोग सीखते हैं और उसको अगर हमने 24 आवर्स में एक भी बार जो भी टॉपिक हमने सीखा है या पढ़ा है उसके बारे में कभी ग्रुप डिस्कशन नहीं किया या फिर उसके बारे में उसको हमने रिवाइज नहीं किया, सो जो भी हमने 24 घंटे पहले पढ़ा वो हम सिर्फ 18% इंफॉर्मेशन हमको याद रहती है. लेकिन अगर हमने 24 घंटे में फर्स्ट रिवीजन जो है, फर्स्ट रिवीजन 10 मिनट्स में आप कर लेते हो कि जैसे ही हमारा क्लास खत्म हो गया उसके बाद जस्ट हैव ए एट ए ग्लांस, यानी पेज पलटा के आप देख लो कि आपने क्या नोट्स लिखे हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो इफ यू डू द फर्स्ट रिवीजन, आपका मेमोरी रिटेंशन जो है, इंफॉर्मेशन रिटेंशन का जो स्पैन है, टाइम पीरियड है, वो बढ़ जाता है. उसके बाद में नेक्स्ट रिवीजन जो है, जब आप घर में जाते हो और आप पढ़ाई करने बैठते हो, सेल्फ स्टडी करने बैठते हो, उस वक्त आज आपने जो भी सब्जेक्ट की जो भी चीजें पढ़ी है, एक बार उसको एट ए ग्लांस यानी पेज पलटा के शॉर्ट में रिवीजन आप कर सकते हो. और जब आप नेक्स्ट डे सो के उठ रहे हो उस वक्त भी अगर आप प्रीवियस डे का जो वर्क है अगर आप रिवाइज कर लेते हो विद इन 2-3 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट और 5 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट. इन दिस वे इफ यू हैव रिवीजन प्लान, है ना, और ये हो गया 24 आवर्स का रिवीजन, देन आपने हफ्ते भर में, पूरे हफ्ते 6 डेज में आपने क्या पढ़ा है. अगर आप वीकली रिवीजन का आपके पास प्लान है, 15 डेज के रिवीजन का प्लान है और मंथली रिवीजन का प्लान है, तो इससे आप इतने अच्छे तरीके से आपको चीजें याद रहेगी कि आपको एग्जाम के वक्त में स्ट्रेस और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लंबे समय तक पढ़ने की जरूरत नहीं है. सो सिस्टमैटिक रिवीजन इज द की टू गेट out of marks. Okay, so you must have systematic revision plan. Now जैसे हमने बोला कि नोट टेकिंग की टेक्निक, सो ये
लीनियर नोट टेकिंग, अभी जो लिखते हैं हम लोग, पहले एक लाइन, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन, सो दिस प्रोसेस ऑफ नोट टेकिंग इज कॉल्ड एज लीनियर नोट टेकिंग। अभी ये जो साइंटिफिक नोट टेकिंग जो काफी एमबीए कॉलेज में सिखाई जा रही है, कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज इसको प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज करती है। इवेंट प्लानिंग के लिए भी माइंड मैप यूज होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए माइंड मैप यूज होता है। सो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप नोट्स ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, माइंड मैपिंग जो टेक्निक है उसी का हमने माइंड मैप बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो भी हमने पढ़ाई की, तो उससे रिलेटेड जो आइडियाज, इंपॉर्टेंट आइडियाज है, कॉन्सेप्ट्स है, या फिर जो चैलेंजेस है या प्रॉब्लम्स है ना। सो माइंड मैप का ये जो दिखा हुआ है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैप इज यूज्ड फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो आइडियाज हमने इंपॉर्टेंट लिख लिए, कॉन्सेप्ट्स लिख लिए, प्रॉब्लम्स लिख लिए। अच्छा, फिर हमने माइंड मैपिंग के अंडरस्टैंड बेनिफिट्स को अगर हम लोग समझना चाहते हैं, सो माइंड मैप हमको कैसे हेल्प करता है? इट हेल्प्स अस टू एस्टैब्लिश कनेक्शंस बिटवीन द आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। इट हेल्प्स अस टू develop the relationships between ideas, concepts and problems. Mind mapping also helps or benefits us to develop new beliefs, to learn new ideas and to process thoughts. It also helps in note taking, like मीटिंग में अगर हम लोग बैठे हो, यानी पढ़ाई जब आपकी खत्म भी हो जाएगी, अगर आप कोई मीटिंग अटेंड करते हो, सो आज भी जब भी मैं कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूँ, सेमिनार अटेंड करता हूँ, मीटिंग अटेंड करता हूँ, सर ऑलवेज note down the minutes of meeting in the form of mind map, है ना? So mind maps helps in meetings to take notes of meeting, minutes of meeting. It helps to prepare our lessons. It helps to plan event or anything. Mind map also helps to recall my facts, associations, informations जो भी है। और माइंड मैप हमको और एक तरीके से हेल्प कर सकता है ऑर्गेनाइज करने में। किस चीज की ऑर्गेनाइजेशन? फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, है ना? तो वैसे ही आप कोई भी चैप्टर का जो नाम है वो आप बीच में लिख सकते हो, या टॉपिक का जो नाम है बीच में लिख सकते हो, है ना? फॉर एग्जाम्पल, आज तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का बर्थडे है। सो मैं, अगर मुझे सचिन तेंदुलकर के बारे में माइंड मैप बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, बेनिफिट्स ऑफ माइंड मैपिंग जहां लिखा हुआ है वहां पे सचिन तेंदुलकर लिखता हूँ। और फिर जैसे ही मैं सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूँ, सो मुझे उसकी एक इमेज या फोटो मेरे माइंड में फ्लैश होता है विद ब्लू ड्रेस एंड हेलमेट होल्डिंग अ बैट। सो मैं यहाँ पे जो है उसका अपीयरेंस, एक ब्रांच बनाता हूँ ब्रेनस्टॉर्म की जगह, वहां पे अपीयरेंस लिख देता हूँ। फिर सचिन तेंदुलकर कैसे दिखता है, उसका अपीयरेंस क्या है, उसने कौन सा ड्रेस पहना है और क्या हाथ में पकड़ा है, बैट पकड़ा है, हेलमेट पहन के खड़ा है। फिर उसके रिकॉर्ड्स मेरे ध्यान में आते हैं कि हाँ उसने 100 सेंचुरीज बनाई है। ओके, ही वाज द यंगेस्ट प्लेयर, करेक्ट। फिर उसको कौन से अवार्ड्स मिले हैं वो एक जगह पे मैं लिखता हूँ। ओके, और वो एक वर्ल्ड कप, अपना जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है उसका भी हिस्सा हुआ है। फिर उसके ऑटोबायोग्राफी का नाम, उसके ऊपर बनी हुई मूवी। सो ऐसे में अलग अलग ब्रांचेस में जो है सचिन तेंदुलकर के बारे में माइंड मैप बना सकता हूँ। सो दिस इज वेरी साइंटिफिक, और एक बार आप इसको जरूर ट्राई कीजिए एंड यू विल बी अमेज्ड कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हो और उसका माइंड मैप बनाते हो, सो इतनी अच्छी तरीके से वो आपको याद हो जाता है, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और ना कि ये सिर्फ याद कराता है, बट जब मुझे रिकॉल करना है उस टॉपिक के बारे में, सो रिकॉल भी मैं उतनी ही फास्ट तरीके से कर सकता हूँ। यानी ये टेक्निक सिर्फ नोट्स टेकिंग के लिए नहीं हेल्प करती, याद करने के लिए और रिकॉल करने के लिए भी बहुत ही पावरफुल टेक्निक है माइंड मैप। और मैंने इसको बहुत यूज किया अपने लाइफ में और मुझे काफी बेनिफिट हुआ है। वैसे ही माइंड पावर म्यूजिक, मैंने जितने भी स्किल्स अभी तक आपको बताए हैं ना, जैसे कि माइंड पावर टेक्निक, या अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना, स्पीड रीडिंग का स्किल है, कंसंट्रेशन बढ़ाने का स्किल है, गोल सेटिंग का स्किल है, गोल अचीविंग का स्किल है, ये सारे स्किल्स को अचीव करने के लिए या फिर सीखने के लिए माइंड पावर म्यूजिक आपको काफी हेल्प कर सकता है। ये सारे स्किल सीखने के लिए माइंड पावर म्यूजिक जो है आपका काम आसान बना सकता है। कैसे? कि अगर मुझे फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप करनी है या स्पीड रीडिंग डेवलप करना है, सो मुझे माइंड पावर म्यूजिक रिलेटेड टू स्पीड रीडिंग, यानी स्पीड रीडिंग, सब्लिमिनल म्यूजिक फॉर स्पीड रीडिंग, सब्लिमिनल म्यूजिक फॉर डेवलपिंग फोटोग्राफिक मेमोरी, सब्लिमिनल म्यूजिक टू अचीव माय गोल्स।
तो ये सब्लिमिनल म्यूजिक्स, इसको सिर्फ हमको बैकग्राउंड में प्ले करना है ना। सो ये सब्लिमिनल म्यूजिक बेसिकली या फिर माइंड पावर म्यूजिक होता क्या है? माइंड पावर म्यूजिक या सब्लिमिनल म्यूजिक ये ऐसे म्यूजिक होता है कि जिसमें आपको कुछ नेचुरल जैसे बहते हुए झरने की आवाज या पक्षियों की आवाज सुनाई देगी, कुछ एक सॉफ्ट प्लेइंग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी आवाज सुनाई देगी। लेकिन इस म्यूजिक में कुछ सब्लिमिनल मैसेजेस यानी सिंपल पॉजिटिव मैसेजेस मिक्स किए हुए होते हैं या फिर ऑडियो मिक्स किया होता है इस नेचुरल म्यूजिक में। नेचुरल म्यूजिक का पर्पस क्या है कि आपके माइंड को रिलैक्स कराना और अल्फा वेव्स आपके ब्रेन को जो है अल्फा वेव्स के स्टेट में ले जाना। उसके बाद में आपका ब्रेन इस रिलैक्सिंग म्यूजिक से अल्फा स्टेट के लिए एक्टिव हो जाता है आपका ब्रेन। और फिर इस म्यूजिक में जो सिंपल पॉजिटिव मैसेजेस है या सब्लिमिनल मैसेजेस है, सब्लिमिनल यानी कि सूक्ष्म, जो हमको सुनाई नहीं देते या दिखाई नहीं देते, है ना, कि इस म्यूजिक में जो मैसेजेस है, फॉर एग्जांपल माइंड मेमोरी एंड कंसंट्रेशन के लिए ये मैसेजेस, अगर आप सब्लिमिनल म्यूजिक फॉर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन यूज कर रहे हो, सो ये म्यूजिक में मैसेजेस कौन से होंगे? My memory is good, my memory is strong, I have a very good concentration। ओके, सो ऐसे मैसेजेस, ऐसे सैंपल मैसेजेस या सिंपल पॉजिटिव मैसेजेस इस म्यूजिक के अंदर में है, लेकिन आपको सुनाई नहीं देते। बट आपका सबकॉन्शियस माइंड इन सब्लिमिनल, इस सूक्ष्म पॉजिटिव मैसेजेस को सुनता है और सुन सकता है, और ऑटोमेटिकली इस म्यूजिक से, इस म्यूजिक के द्वारा वो पॉजिटिव मैसेजेस जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जा रहे हैं। अगर मुझे फोटोग्राफिक मेमोरी से रिलेटेड है, सो फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप करनी है, तो मैं सर्च करूंगा यूट्यूब पे सब्लिमिनल म्यूजिक टू डेवलप फोटोग्राफिक मेमोरी। सो फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए जो सिंपल मैसेजेस है वो उस म्यूजिक में रहेंगे, और वो म्यूजिक सुनने मात्र में से ही आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप हो सकती है। ओके, स्पीड रीडिंग के बारे में भी वैसा ही, कोई भी पॉजिटिव हैबिट आपको डेवलप करनी है तो आप माइंड पावर म्यूजिक बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। मैंने बाइक चलाने का सीखने से लेके पब्लिक स्पीकिंग तक जो है, या प्रेजेंटेशन बनाना, प्रेजेंटेशन देना, ओके, और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देना, ये सारी चीजों के लिए मैंने माइंड पावर म्यूजिक का यूज मैंने अपने लाइफ में किया है। गोल्स को अचीव करने के लिए भी, या खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, खुद के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, पेन से रिलीफ के लिए, एसिडिटी से रिलीफ के लिए, ओके, सारी चीजों के लिए मैं माइंड पावर म्यूजिक का इस्तेमाल करता हूं। सो एंड अभी तक मुझे इसका बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट मिला है। सो आप भी यूज कर सकते हो इस माइंड पावर म्यूजिक को, या आपको यूट्यूब में सब्लिमिनल म्यूजिक प्लस जो भी आपको चीजें अचीव करनी है, फॉर एग्जांपल सब्लिमिनल म्यूजिक फॉर गोल सेटिंग, सब्लिमिनल म्यूजिक फॉर स्पीड रीडिंग, सब्लिमिनल म्यूजिक फॉर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन ये म्यूजिक कौन यूज नहीं कर सकता? ये म्यूजिक उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है जिसका कोई जो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चालू है, या ब्रेन से रिलेटेड कोई न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट चालू है। सो ये म्यूजिक जिनका माइंड ब्रेन से रिलेटेड या न्यूरोलॉजिकल कोई ट्रीटमेंट या साइकोलॉजिकल कोई ट्रीटमेंट चालू है, तो ये म्यूजिक उनको नहीं यूज करना चाहिए। सबसे पहले यानी आप यूज कर सकते हो, लेकिन पहले आपके डॉक्टर की सलाह आप जरूर लें। ये उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये जो है साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल ब्रेन ट्रीटमेंट में इंटरफेयर कर सकता है। ओके, सो बिफोर यू गो फॉर इट, जस्ट टेक रिकमेंडेशन और अप्रूवल फ्रॉम योर डॉक्टर। ओके, फ्लैश कार्ड टेक्निक। फ्लैश कार्ड टेक्निक क्या होती है कि ये भी एक रिवीजन के लिए बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, रिवीजन के लिए बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, या फिर याद करने के लिए बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, रिकॉलिंग के लिए बहुत पावरफुल टेक्निक है। फ्लैश कार्ड यानी कि फ्लैश कार्ड टेक्निक का मतलब क्या है कि विजिटिंग कार्ड का जो साइज है उतने साइजेस के कार्ड्स आप बना सकते हो, या पोस्ट कार्ड के साइजेस का आप बना सकते हो, है ना। तो उस उतने छोटे से कार्ड्स में आप आपके फॉर्मूलेज लिख सकते हो, डेफिनेशंस लिख सकते हो, या फिर केमिकल इक्वेशंस लिख सकते हो। और ऐसे जैसे मान के चलिए कि केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस वाले चैप्टर्स आपको आएंगे,
सो एक साइड पे एक केमिकल इक्वेशन विथ ऑल इट्स रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कंडीशंस, जैसा टेम्परेचर क्या होना चाहिए या फिर कैटलिस्ट कौन सा हो सकता है, कि परफेक्टली आप उस इक्वेशन को एक साइड पे लिख दीजिए, दूसरा इक्वेशन लिख दीजिए। ऐसे अपने पूरे चैप्टर में अगर 20-25 इक्वेशंस होंगे तो आप एक पूरा जो है 12 से 13 कार्ड्स आपके फ्लैश कार्ड्स बन जाएंगे, विजिटिंग कार्ड या पोस्ट कार्ड के साइज के। और इन कार्ड्स को आपको कब यूज करना है? जब फॉर एग्जांपल अभी आप ब्रश करके बैठे हो और मम्मी आपके लिए ब्रेकफास्ट लाने वाली है, या फिर आप कोई मूवी देख रहे हो या टेलीविजन देख रहे हो, जब एड आया हुआ है, तो एडवर्टाइजमेंट, सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए यूजफुल नहीं होते। सो ऐसे वक्त में हमको क्या करना है कि उस एडवर्टाइजमेंट को म्यूट कर देना है और हमारे फ्लैश कार्ड्स निकालना है, और एट ए ग्लांस यानी पलक झपकते ही आपको उसको रिवाइज करना है ना? सो ये रिवीजन के बहुत ही, ये रिवीजन का जो है बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ओके, फ्लैश कार्ड टेक्निक। और मैं केमिस्ट्री का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये टेक्निक मैंने खुद केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में यूज की है, और ये टेक्निक के कारण ही मैं डिस्टिंक्शन जो है बोर्ड एग्जाम में ला सका हूं। और वो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट था उसमें मैं फेल होता था दिसंबर 1998 तक, और 1999 में, फरवरी 99 में मैंने बोर्ड की 12th की एग्जाम दी। जिस सब्जेक्ट में मैं दिसंबर 1998 तक टेस्ट में फेल होता था, जो क्लास टेस्ट होती थी या स्कूल की एग्जाम्स होती थी या ट्यूशंस की एग्जाम्स होती थी, उसी सब्जेक्ट में मैंने फरवरी 1999 में एग्जाम दे के उस सब्जेक्ट में मैं डिस्टिंक्शन लेके आया। और उसका जो क्रेडिट है मैं इस फ्लैश कार्ड टेक्निक को ही देना चाहूंगा। ओके, आप मैथ्स जिनका रहेगा, आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, उसमें भी काफी सारे फॉर्मूलेज होते हैं, है ना? डेरिवेटिव्स आप पढ़ोगे, तो ये इसके लिए भी मैंने फ्लैश कार्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया। और ये बहुत ही क्या बोलेंगे इसको, वंडरफुल टेक्निक है, अमेजिंग टेक्निक है, पावरफुल टेक्निक है। सो मस्ट यूज दिस टेक्निक फॉर रिविजन, रिमेम्बरिंग, रिविजन और रिकॉलिंग टेक्निक के लिए। नाउ ये सारी चीजें करते हुए हमको स्ट्रेस आना बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे तो उसका सीधा असर हमारे माइंड पर पड़ेगा, और जब माइंड पर असर पड़ेगा तो उसका सीधा असर हमारे बॉडी पे पड़ेगा। सो स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, तो उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स। सो सबसे पहले जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट या रिलैक्सेशन कैसे कर सकते हैं, विथ हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। फर्स्ट थिंग आई रिकमेंड हियर टू डू रेगुलर एक्सरसाइज, है ना? व्हेन वी डू रेगुलर एक्सरसाइज, सो यूज्ड अप एनर्जी हमारे बॉडी में से फ्लश आउट हो जाती है, जिसमें यूज्ड अप एनर्जी एक स्ट्रेस भी हो सकता है, वो स्ट्रेस हो सकता है, वो एंगर हो सकता है, वो सप्रेस्ड इमोशंस हो सकते हैं, सप्रेस्ड फीलिंग्स हो सकते हैं। सो एक्सरसाइज करने से ये सारी चीजें जो है हमारे बॉडी में से फ्लश आउट हो जाती है। फिर रही बात थॉट्स की, वरीज की, एंजाइटीज की, जो जो मेंटल जो चीजें हैं जो हमको अफेक्ट कर रही है, मेंटल पोल्यूशन है, वो मेडिटेशन के द्वारा जो है हम इसको हमारे माइंड से फ्लश आउट कर सकते हैं। बॉडी कुछ हद तक ये जो सारी चीजें फ्लश आउट कर रही है, और डीपर लेवल पे जो है माइंड इसको फ्लश आउट कर देता है। ओके, साथ ही साथ हमको हमारा सोशल जो नेटवर्क का जो टाइम है उसको, उसके ऊपर कंट्रोल रखना काफी जरूरी है ना? अगर जितना ज्यादा देर हम लोग सोशल मीडिया पे बिताते हैं, सो गैजेट्स के साथ में बिताते हैं, उतना ही हमारे माइंड के लिए अच्छा नहीं होता, एंड इट क्रिएट स्ट्रेस विदाउट अवर नॉलेज, है ना? And we have to reduce the noises in our surrounding, and whenever we listen to songs or music, so noise should be very low, because the loud music hampers our brain. Okay, and we have to be very disciplined in our life in order to avoid stress. So we should have self limitations, we should decide some boundary. एट द सेम टाइम हमारा जो डाइट है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि होता ऐसा है कि कुछ जो चीज़ें जो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होती, और जंक फूड्स बार बार हम लोग जब ये चीज़ें खाएंगे, सो इट कैन क्रिएट स्ट्रेस ऑन आवर ऑर्गन्स एंड स्ट्रेस ऑन आवर बॉडी, है ना? और जिसका असर दिमाग पे भी हो सकता है, आपके शरीर पे भी हो सकता है, ऑर्गन्स पे, अगर ये अनहेल्दी फूड खाने से।
हो सकता है ना। अनहेल्दी फूड हमारे ऑर्गन्स पे स्ट्रेस डालते हैं डाइजेशन के लिए, ओके, एंड विच कैन डिस्टर्ब योर होल माइंड एंड बॉडी। साथ ही साथ हमको हमारा शेड्यूल फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनटिल एंड अनलेस वी फॉलो शेड्यूल, मैंने पहले ही बोला है कि टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना। सो अगर हमने अच्छी तरीके से स्ट्रेस टाइम मैनेज किया, सो स्ट्रेस हम लोग बहुत ही कम से कम कर सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमको प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ही जरूरी है। 6 to 8 आवर्स स्लीप इज अ मस्ट, ओके। सो ये सारी चीजें करके, यानी ये अगर बेसिक बेसिक चीजें हमने कर ली, सो हम हमारे स्ट्रेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप गार्डन में वॉक ले सकते हो, आपका फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हो, आपकी फेवरेट बुक्स पढ़ सकते हो, है ना। आपके दोस्तों से आप बात कर सकते हो, आपके फैमिली मेंबर्स से आप बात कर सकते हो। ये भी कुछ चीज है कि जो आपको रिलैक्स कर सकती हो और आपको स्ट्रेस भी कर सकती है। नाउ, जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो टाइम को कैसा मैनेज किया जाए? सो टाइम को मैनेज करना बहुत ही आसान है। सो हमारा अगर शेड्यूल हम लोग बना लेते हैं, है ना, और मैं क्या काम मुझे करना है उस चीज का अगर गोल करेक्टली सेट कर सकता हूँ, गोल सेट करने के बाद में सबसे पहले अगर मैंने गोल सेट कर लिया, सो टाइम मैनेजमेंट आधा मैंने कर लिया। गोल्स को सेट करने के बाद में, यानी फर्स्ट यू हैव टू सेट गोल्स, बट आफ्टर सेटिंग गोल्स वी हैव टू लर्न टू प्रायोरिटाइज, यानी कौन सा काम मुझे पहले करना चाहिए, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, जिसको टाइम मैट्रिक्स बोला जाता है। सो सर्च ऑन द गूगल फॉर टाइम मैट्रिक्स। तो टाइम मैट्रिक्स के हिसाब से, यानी कौन सा अर्जेंट भी और इम्पोर्टेंट भी है, या फिर कोई काम अर्जेंट है बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। सो उसके हिसाब से, यानी कौन सा काम आपको पहले करना है, कौन सा काम बाद में करने से भी चलेगा। सो उसको बोलते हैं प्रायोरिटाइज करना, है ना, काम को प्राधान्य देना। सो प्रायोरिटाइज अगर हम लोग वाइसली करते हैं हमारे गोल्स को, सो ये भी हमको जो है स्ट्रेस फ्री रख सकता है। और हर एक चीज, हर एक गोल को पूरा करने के लिए डेडलाइन या टाइम लिमिट देना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ जब हम लोग हमारे टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो जो दो गोल्स है या दो टास्क है उसके बीच में ब्रेक लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कंटिन्यूअस काम करोगे, सो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है या काम करने की स्पीड जो है या गोल अचीव करने की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए दो टास्क के बीच में, दो गोल्स के बीच में आपको ब्रेक जरूर लेना चाहिए, ओके। एंड देन यू हैव टू लर्न टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, है ना। हमारी चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से रखी होनी चाहिए, हमारा जो काम है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन हमारे लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए, करेक्ट। सो इफ यू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, सो यू विल गेट एवरीथिंग एंड यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग ऑन टाइम एंड यू विल बी एबल टू गिव टाइम फॉर एवरीथिंग, है ना। रिमूव नॉन एसेंशियल टास्क, जो टास्क आपके गोल से अलाइंड नहीं है, आपके गोल से रिलेटेड नहीं है, उसको आप बिल्कुल आपकी लाइफ से हटा दीजिए, उसकी लाइफ से हटा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ टिकटॉक, यूज ऑफ टिकटॉक, यूज ऑफ स्नैपचैट, है ना। टाइम पास के लिए ठीक है, बट अगर आपका कोई बड़ा गोल है, तो आप सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हो, या फिर साइना नेहवाल बनना चाहते हो, या फिर सिंधु बनना चाहते हो, है ना, या फिर एलॉन मस्क बनना चाहते हो, जेफ बेजोस बनना चाहते हो, मार्क जुकरबर्ग बनना चाहते हो, ओके। सो इन लोगों की हैबिट्स को आप स्टडी कीजिए। सो दे रिमूव ऑल अनवांटेड एसेंशियल टास्क, नॉन एसेंशियल टास्क फ्रॉम देयर लाइफ, है ना। दे नेवर स्पेंड, डू यू थिंक दैट मार्क जुकरबर्ग स्पेंड सो मच टाइम ऑन द फेसबुक, इंस्टाग्राम? नो, not possible. So for entertainment, it is okay, but not more than 5 minutes or 10 minutes you should spend on this non-essential task. So better you remove. And the most important thing of time management is to plan ahead, है ना। हमारा प्लानिंग पहले ही हमारी तैयारी हो जानी चाहिए। So we must plan ahead to practice time management. Okay. So now व्हाट इज फोटोग्राफिक मेमोरी, है ना। फोटोग्राफिक मेमोरी ये एक ऐसी मेमोरी का टैलेंट बोलेंगे हम लोग इसको, लेकिन इसको स्किल में भी, यानी इसका स्किल भी सीखा जा सकता है अगर हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉपरली ट्रेन करते हैं। तो फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होती है? फोटोग्राफिक मेमोरी
इज द एबिलिटी टू रिमेम्बर एवरीथिंग, है ना। जो लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ना, जिनके पास है, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है राजन महादेवन, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किस चीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड है राजन महादेवन का? कि उनको 32,811 32,811 डिजिट्स जो है पाए, 22/7 या पाए आपने यूज किया होगा मैथ्स में, उसकी 32,811 जो डिजिट्स है ना, आफ्टर डेसिमल, वो याद है, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो राजन महादेवन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ पर्सन हैविंग फोटोग्राफिक मेमोरी। सो व्हाट इज फोटोग्राफिक मेमोरी? इट इज द एबिलिटी फॉर अ शॉर्ट टाइम टू सी एंड रिमेंबर एवरीथिंग परफेक्टली व्हाट एवर वी हैव सीन, है ना। और ये जो मेमोरी होती है ये कुछ स्पेसिफिक ब्रेन सेल्स में स्टोर्ड होती है, और हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर में फोटोग्राफिक मेमोरी जो है थी जब हम लोग छोटे बच्चे थे। ओके, अभी भी है, अभी भी इसको डेवलप किया जा सकता है, बट क्या हो जाता है 6 साल के बाद में? 6 साल के बाद में हम लोग स्कूल जाना चालू कर देते हैं। ओके, तो स्कूल जाना चालू कर देने से और फोटोग्राफिक मेमोरी का क्या संबंध है? स्कूल जाना चालू जब जैसे ही हो जाता है, सो बच्चे को लॉजिकल मेमोरी का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा सिखाया जाता है। यानी कि जो भी हम लोग नंबर्स पढ़ते हैं, लिखना सीखते हैं, ये सारी चीजों के लिए बहुत बार फोर्स किया जाता है कि हाँ, ये नंबर्स को ऐसे ही लिखना है, नंबर्स को ऐसे ही बोलना है। हाँ, वो जरूरी भी है, बट जैसे जैसे हम लोग लॉजिकल मेमोरी के डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट करते हैं और फोर्सफुल या फिर कैसे भी, तो हमारा जो इमेजिनेशन है या क्रिएटिव पावर है या विजुअलाइजेशन है, ये कहीं ना कहीं कम होते जाता है। एंड फोटोग्राफिक मेमोरी इज रिलेटेड टू विजुअल पावर बिकॉज आवर ब्रेन इज मेड फॉर विजुअल पावर, है ना, विजुअल थिंग्स। We can remember much better in images, in photos, in videos, but not in terms of numbers and words. Okay, this is a fact. So our brain is made up of like that, our mind is made up of like that. Okay, so but still it is possible to develop the skill of photographic memory, okay, with creative visualization, with mind power music, by improving our imagination skills, doing more and more creative things, etc. So it is possible. So photographic memory से क्या होगा कि इससे भी आप आपकी सीखने की जो स्पीड है ना, फास्टर लर्निंग आप इससे कर सकते हो, और फास्टर रिमेम्बरिंग और रिकॉलिंग भी आप फोटोग्राफिक मेमोरी से कर सकते हो। जस्ट इमेजिन कि आप फ्लैश कार्ड जो है ना, फ्लैश कार्ड, जैसे ही आप फ्लैश कार्ड, अगर आपने एक ही फ्लैश कार्ड को अगर 10 बार पढ़ा है, तो फिर जब 11वीं बार आप उस जैसे ही आप फ्लैश कार्ड को निकालते हो, तो जैसे आप फ्लैश कार्ड को देखते हो, वैसे ही तुरंत आप के जो मेमोरी है, कि आपको याद आ जाता है कि हाँ, इस 11 नंबर के फ्लैश कार्ड में ये चीजें लिखी हुई है। यानी वो पूरा का पूरा इक्वेशन अगर होगा तो आपके माइंड में फ्लैश हो जाता है। ओके, सो अगर आप फोटोग्राफिक मेमोरी ये करते हो, तो आपने फ्लैश कार्ड का बंडल निकाला या 2-4 फ्लैश कार्ड्स हाथ में रख दिए, तो आपको ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाएगा, आपके माइंड में फ्लैश हो जाएगा कि हाँ, इन फ्लैश कार्ड्स में ये चीजें हैं। ओके, सो इट इन्वॉल्व्स कि यही बोला गया है कि फोटोग्राफिक मेमोरी जो है ना, क्या है, विविडली, विविडली यानी एग्जैक्ट, एग्जैक्ट जो इमेज है वो माइंड में रिटेन करता है। ओके, सो विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ आवर लर्निंग टू लर्न वर्कशॉप। नाउ ये जो है, आज मैंने आपको ये जो चीजें हैं ये सिर्फ इंट्रोड्यूस कराई है। ओके, सो सिर्फ इंट्रोड्यूस करने से इसका आपको बेनिफिट नहीं होगा, है ना। तो जब तक आप इसके बारे में और ज्यादा सीखोगे नहीं, मैंने आपको सिर्फ टेक्निक्स का नाम बता दिया है। नाउ इट्स योर जॉब टू एक्सप्लोर मोर, टू डू मोर सर्च ऑन दिस एंड लर्न द टेक्निक्स। जब आप इन टेक्निक्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा ढूंढोगे, सीखोगे और उसको यूज करोगे, मोस्टली यूज करने से ही आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। सो इस पूरे लॉकडाउन में, और जब तक आपका रियल स्कूल या कॉलेज नहीं चालू हो जाता, यानी कम से कम आपके पास 2 महीने का तो मिनिमम समय है। सो मैं ये चाहता हूं कि आप आपके ब्रिज कोर्स के साथ, है ना, ब्रिज कोर्स चालू होने के पहले 1 हफ्ता अभी भी हमारे पास है। ब्रिज कोर्स चालू होने से पहले
और मेन कोर्स चालू होने से पहले आपके पास अभी भी 1.5 महीना बचा हुआ है। सो ये सारे के सारे टेक्निक्स आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करके सीख के उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो जाइए, ताकि आप फ्रॉम द फर्स्ट डे इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए आपकी लर्निंग को बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल बना सकोगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट in your learning journey. I hope you have liked this workshop, and if you have any question related to any technique, you can always feel free and discuss with me, and I'll always be there to help you to perfect these techniques. Okay, so thank you so much for watching this video and learning. So I hope you will like this content, and please give me the feedback of this workshop. और अगर आपको कोई भी टेक्निक सीखने में या समझने में दिक्कत जा रही है, तो आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और मैं अपना ईमेल आईडी भी जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. So thank you so much. Happy learning. Wish you all the best in the your journey of learning. Thank you so much.